अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ड्रामा के हवाले से बातचीत करेंगे और ड्रामा के हवाले से जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम के तमाम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ड्रामा, ड्रामा के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ड्रामा का स्ट्रक्चर किस किस तरह का होता है, ड्रामा को पढ़ा किस तरीके से जाता है, और जब आपसे ड्रामा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ड्रामा में से, तो आपने उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना होता है। और इस वीडियो को किसे देखना चाहिए? इस वीडियो को फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लेक्चर देखना चाहिए, और जो बीएस इंग्लिश और मास्टर्स इन इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये लेक्चर ख़ास तौर पर अटेंड करना चाहिए। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो ये लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। क्यों मिस नहीं करना? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका जो वन एक्ट प्ले है, ठीक है, उसमें से आपसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पहले तो ये होता था कि किताब के आखिर में, यानी कि चैप्टर के आखिर में जो जनरल क्वेश्चंस होते थे, स्टोरी में से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज आप सीखेंगे कि ड्रामा की टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, और आपने उन टेक्निकलिटीज़ को समझते हुए आपने आपका जो रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर है उसमें से आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो ड्रामा क्या है? अ ड्रामा इज़ बेसिकली अ स्टोरी इनेक्टेड ऑन स्टेज फॉर अ लाइव ऑडियंस। तो ये ड्रामा की एक आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्टिंग के फॉर्म में होता है, इनेक्टेड होता है ये, ठीक है, इसको एक्ट किया जाता है। अच्छा, ड्रामा की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ब ड्रैन। ड्रैन का क्या मतलब होता है? टू डू, टू एक्ट, ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। सो द अर्लीस्ट नोन प्लेज वर रिटन अराउंड द 5th सेंचुरी BC, ठीक है। तो 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो था ड्रामा लिखा जाना शुरू हुआ, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड फॉर फेस्टिवल्स टू ऑनर डायनासियस द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। यानी कि जो जरखेज़ी और शराब की जो देवी या आप देवता कह सकते हैं डायनासियस, उसके एजाज़ में उसको खराज तहसीन ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ड्रामाज जो थे ये प्रोड्यूस होते थे। ड्रामा की बात हो और एरिस्टोटल का जिक्र ना हो तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि एरिस्टोटल जो है उसका ड्रामा की हिस्ट्री में, ड्रामा के टेक्निकल कंपोनेंट्स में बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा जान लेते हैं। एरिस्टोटल वाज बोर्न इन स्टैगरस, Macedonia in 384 BC, and he died 60 years later in 322 BC. He was a student of Plato at Plato's academy, and later he became one of the greatest philosophers of ancient Greece. ठीक है। अच्छा, one of his six ट्रेटिसेस, द पोएटिक्स, ट्रेटिसेस मतलब इसके जो सहीफ़े आप कह सकते हैं, या जो इसकी जो बुक्स थी, उसमें जो इसकी बुक है द पोएटिक्स, उसमें ही आउटलाइन द 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। इसने ड्रामा के 6 एलिमेंट्स हमें बताए, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द एंशिएंट ग्रीक बिलीफ दैट ट्रेजेडी वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। यानी कि उस दौर में जो ड्रामा की जो फॉर्म थी ट्रेजेडी, ये उस दौर में फेमस थी। तो इसने बेसिकली जो 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बताए हैं वो बेसिकली ये 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बताता है, लेकिन हम उसको जनरलाइज करके ड्रामा के 6 एलिमेंट्स के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, दिस आउटलाइन हैज़ बिकम अ गाइडलाइन फॉर मैनी प्ले राइट्स throughout history and is especially emphasized in the works of William Shakespeare। तो इसने जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं ड्रामा के, वो उसके बाद से तकरीबन हर प्ले राइट ने, यानी कि जो ड्रामा निगार हैं, ड्रामा लिखने वाले हैं, उन्होंने इन्हीं 6 एलिमेंट्स को ही फोकस किया है। और आप लोगों ने भी जब भी कोई प्ले पढ़ना है, या जब आपसे प्ले में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 6 एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस करके पूछे जाते हैं। अब एरिस्टोटल के जो 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज़ प्लॉट, द सेकेंड वन इज़ थीम, देन कैरेक्टर, देन डिक्शन, म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल। तो हम क्या करेंगे, हम जो आपका प्रोग्रेस प्ले है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसको हम लोग रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पर लेंगे, और उसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है ड्रामा वाला, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपका भी तैयार हो जाएगा, और जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं, आपको भी इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट क्या होता है। व्हाट हैपन्स इन अ प्ले, द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, द स्टोरी एज अपोज्ड टू द थीम, व्हाट हैपन्स रादर देन व्हाट इट मीन्स। यानी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, कि जिस तरीके से जो इवेंट्स हैं वो कहानी के अंदर हो रहे होते हैं, जिस तरीके से कहानी चल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉट बोलते हैं। उसके बाद थीम क्या होती है? व्हाट द प्ले मीन्स, यानी यहाँ पे बताया ना कि व्हाट हैपन्स रादर देन व्हाट इट मीन्स, कि कहानी में जो कुछ हो रहा होता है वो प्लॉट होता है। अब जो कुछ हो रहा होता है उससे राइटर जो बताना चाहता होता है, दैट इज़ कॉल्ड द थीम।
व्हाट द प्ले मीन्स एज अपोज टू व्हाट हैपन्स, यानी कि थीम और प्लॉट एक दूसरे का उल्ट होते हैं। जो कहानी में नज़र आ रहा है वो प्लॉट है, और उसका जो मतलब आपको राइटर बताना चाहता है दैट इज़ द थीम। सो यू कैन से कि द मेन आइडिया विद इन द प्ले इज कॉल्ड द थीम। उसके बाद कैरेक्टर्स, द पर्सनैलिटी और द पार्ट एन एक्टर रिप्रेजेंट्स इन अ प्ले, ठीक है, यानी कि जो कहानी के अंदर जो किरदार है वो उस वक्त जिस रोल को वो प्ले कर रहा है, ठीक है, उसको उसका कैरेक्टर कहा जाता है। अ रोल प्लेड बाय एन एक्टर इन द प्ले इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। उसके बाद डिक्शन या लैंग्वेज, इसको डायलॉग्स भी बोलते हैं। द वर्ड चॉइसेस मेड बाय द प्ले राइट एंड द इन्यूंसिएशन ऑफ द एक्टर्स डिलीवरिंग द लाइन्स, यानी कि जिस तरीके से राइटर ने लाइन्स को लिखा और फिर जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से उन लाइंस को अदा कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिक्शन और द डायलॉग। जैसे द प्रोग्रेस प्ले है तो उसमें ज़ाहिर बात है जिस राइटर ने उसको लिखा है, ठीक है, उसने एक हिसाब से लिखा, फिर उसको जो उसके कैरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर कॉरे है, मिसेस मेल्टन है, तो वो जिस तरीके से उनको अदा कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डिक्शन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है म्यूज़िक या रिदम। बाय म्यूज़िक एरिस्टोटल मीन्स द साउंड, ठीक है, रिदम एंड द मेलोडी ऑफ द स्पीचेस, ठीक है, जो कैरेक्टर्स उसमें डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, तो उसकी जो साउंड होती है, उसका जो रिदम होता है, या उसके अंदर बाज़ औक़ात कोई शेर वगैरह या कुछ इस तरह से चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो उसको हम रिदम बोलते हैं। और स्पेक्टिकल क्या है, स्पेक्टिकल बेसिकली द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ प्ले, द सीनरी, द कॉस्ट्यूम्स एंड द स्पेशल इफेक्ट्स इन अ प्रोडक्शन। जैसे आपका जो प्रोग्रेस प्ले है वो स्टार्ट होता है तो प्रोफेसर कॉरे की आपको जो लैब है वो दिखाई गई है, उसमें कुछ मैप्स लगे हुए हैं, कुछ जहाज़ों के नक्शे लगे हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, वो बेसिकली एक आपका स्पेक्टिकल बनाती हैं। अच्छा, शेक्सपियरियन प्लेस, क्योंकि प्ले की बात हो और शेक्सपियर का जिक्र ना हो तो ये भी ज़्यादती होगी। तो शेक्सपियर के प्लेस हैं उसका ज़रा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शेक्सपियर का जो प्ले होते हैं वो बेसिकली 5 एक्ट प्लेस हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 1 एक्ट प्ले पढ़ा है। जो बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्लेस पढ़ाए जाते हैं वो शेक्सपियर के प्लेस होते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस होते हैं, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के, हेनरी गिब्सन के आप प्लेस पढ़ते हैं। तो ये प्लेस ज़्यादातर क्या होते हैं, 5 एक्ट प्लेस होते हैं। तो एक्ट 1 जो है उसमें क्या होती है, एक्सपोजिशन होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद कुछ एक्साइटिंग फोर्सेज होती हैं, फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है। एक्ट 2 जो है वो सारा का सारा राइजिंग एक्शन पे बेस करता होता है। एक्ट 3 स्टार्ट होता है राइजिंग एक्शन से, और एक्ट 3 में आपको क्लाइमैक्स नज़र आता है, फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह एक्ट 2 जो है ये सारा का सारा राइजिंग एक्शन पे बेस करता होता है, इसी तरह से जो एक्ट 4 है वो सारा का सारा फॉलिंग एक्शन पे बेस करता है। यानी कि यहाँ से कहानी शुरू होती है और एक्ट 3 यानी कि जो सेंट्रल एक्ट है उसमें कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुँचती है, और फिर उसके बाद कहानी नीचे आना शुरू हो जाती है। और एक्ट 5 जो है ये फॉलिंग एक्शन से स्टार्ट होता है और कैटास्ट्रफी यानी तबाही या एंडिंग के ऊपर जो है वो आपकी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम कहानी के फ़्लो की अगर बात करें, यहाँ से एक्चुअल जो पार्ट है, जो खास तौर पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए वो यहाँ से स्टार्ट होती है। एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिशन इज़ बेसिकली द जनरल एटमॉस्फेयर, द टाइम, द प्लेस, द मेन कैरेक्टर्स एंड द ओपनिंग कंडीशंस ऑफ द प्ले। यानी इसमें आपको एक्सपोजिशन यानी कि स्टार्ट ऑफ द प्ले में आपको कहानी का जनरल एटमॉस्फेयर बताया जाता है कि माहौल किस तरह का है, वक्त बताया जाता है, जगह बताई जाती है, ठीक है, उसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं कहानी के वो आपको बताए जाते हैं। जिस तरह आपका जो प्रोग्रेस प्ले है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही आपका प्रोग्रेस प्ले स्टार्ट होता है आपको ये बताया गया है कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के अंदर मतलब एक गांव है, ठीक है, एक रिमोट विलेज है, 1919 का साल है और बाहर के दिन हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि एक रूम है, द रूम इज़, अगर मैं आपको लाइंस बताऊं, प्रोग्रेस प्ले जब स्टार्ट होता है, द सीन ऑफ द प्ले इज़ लेट, अगर आप अपनी बुक्स देखें तो सफ़ा नंबर 205 पर आपका प्ले स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर में। द सीन ऑफ द प्ले इज़ लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कॉरे इन अ रिमोट विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर 1919. The room is tidy enough with the tidiness of a house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort. तो इस तरीके से प्रोफेसर कॉरे जो है उसके हवाले से आपको बताया गया है। मिसेस मेल्टन का इंट्रोडक्शन है, फिर ये बताया गया है कि भाई मिसेस मेल्टन के बेटे का एक फ्यूनरल चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दीज आर कॉल्ड द एक्सपोजिशन। उसके बाद एक्साइटिंग फोर्स, एक्साइटिंग फोर्स यानी समथिंग हैपन्स दैट स्टार्ट्स द एक्शन ऑफ द प्ले। यहाँ पर तो एक्सपोजिशन में तो आपको सिर्फ कहानी का जो माहौल होता है वो बताया जाता है, फिर उस माहौल के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्ले जो है इट स्टार्ट्स मूविंग एंड यूजुअली इन द यानी कि आमतौर पर फर्स्ट एक्ट। लेकिन अगर आपका फर्स्ट एक्ट प्ले ही हो तो उसके पहले पार्ट के अंदर ही क्या होता है, आपको एक्साइटिंग फोर्सेस यानी कि वो एक एक्शन जो कहानी को आगे की तरफ लेकर चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोग्रेस प्ले की बात करें तो प्रोफेसर कॉरे जो है वो जैसे उसने एक बम का फार्मूला जो है वो उसने इन्वेंट कर दिया है। अब यहाँ से अब उसने एक बम का फार्मूला बना लिया तो आगे क्या होता है,
तो ये एक एक्साइटिंग फोर्स बन जाती है। फिर उसके बाद मिसेस मेल्टन जो है उसका बेटा मर चुका है और उसकी बरसी है, वो गम में है। अब मतलब वो दोनों बहन भाई हैं, एक बंदा बम बना रहा है, उसकी बहन बम के खिलाफ है, तो अब उनके दरमियान आपस में क्या होगा, ये बेसिकली एक एक्साइटिंग फोर्स बनती है और इससे कहानी जो है वो आगे की तरफ राइजिंग एक्शन की तरफ बढ़ती है। राइजिंग एक्शन क्या होता है? राइजिंग एक्शन इज बेसिकली दिस इज द सीरीज ऑफ एक्शंस यूजुअली कवरिंग मोर देन वन एक्ट ड्यूरिंग द राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन में क्या होता है? द प्रोटैगनिस्ट इज द एक्टिव फोर्स ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क आउट एज ही और शी इंटेंडेड। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रोफेसर कॉरे है, अब उसने बम का फार्मूला बना लिया है, तो अब वो उसको गवर्नमेंट को बेचना चाहता है, तो ये क्या है? ये इसका एक राइजिंग एक्शन है। दूसरी तरफ मिसेस मेल्टन जो है उसका बेटा मर चुका है, वो उसने एक रीथ यानी कि एक फूलों का एक वो मंगवाया है, जब फूलों की चादर मंगवाई है, वो अपने बेटे की कब्र पे चढ़ाना चाहती है और वो चाहती है कि मेरा भाई मेरे साथ जाए, लेकिन उसका भाई जो प्रोफेसर कॉरे है वो अपने काम में मगन है, उसको वो अपने फार्मूला को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये सारे अब ये तो उनके दरमियान एक टेंशन चल रही है, ये बेसिकली क्या बन रही है? ये राइजिंग एक्शन बन रही है। अब ये जो राइजिंग एक्शन है ये जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके बाद फिर आता है क्लाइमैक्स। द प्रोटैगनिस्ट रीचेज अ पीक ऑफ हिज और हर पावर एंड a distinct change occurs in them as well as the direction of the action। ठीक है, थिंग्स बिगिन टू गो अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि क्लाइमैक्स एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट से मुराद क्या है? प्रोटैगनिस्ट से मुराद आपका हीरो है, हीरो को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं और जो विलन होता है उसको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी जो उसका मकसद होता है उसमें वो टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट भी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपका प्रोग्रेस प्ले है, उसमें प्रोफेसर कॉरे जो है उसने ही इज़ अबाउट टू टॉक टू गवर्नमेंट, वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट से बात करना चाहता है और वो कहता है कि मैं इतने पैसे लूँगा, मुझे नवाब बना दें और इतने पैसे दें तो मैं आपको अपना फार्मूला बेचता हूँ। लेकिन साथ ही साथ उसकी बहन जो है उसकी मुखालफत भी अब खुलकर सामने आ गई है। तो अब ये एक क्लाइमैक्स है कि अब दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या होता है, कि क्या इसका हल क्या निकलेगा। तो वो जो प्ले के अंदर जो पॉइंट है दैट इज द क्लाइमैक्स, यानी व्हेन मिसेस मेल्टन सीज दैट प्रोफेसर कॉरे इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फार्मूला शी थ्रोज द टेबल अपसाइड डाउन, यानी जब वो देखती है कि ये मतलब जब वो उसको मना करती रहती है कि तुम ये फार्मूला फाड़ दो, वो कहता है मैंने ये फार्मूला नहीं फाड़ना, तो वो क्या करती है? वो टेबल को उलट देती है। तो अब जब वो टेबल को उलटती है तो दैट इज द क्लाइमैक्स, कि अब क्या होगा। ठीक है, अब क्लाइमैक्स के फौरन बाद फिर क्या होता है? फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन में क्या है? फॉलिंग एक्शन ऑल्सो कवर्स सेवरल सीन्स एंड शोज ऑल द वेज द मेन इवेंट्स आर गोइंग अगेंस्ट द मेन कैरेक्टर। यानी फॉलिंग एक्शन में क्या होते हैं? जो एक्शंस होते हैं, जो कहानी है, वो बेसिकली आपका जो मेन कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट चली जाती है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर प्रोग्रेस प्ले के अंदर मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर कॉरे, तो अब कहानी प्रोफेसर कॉरे के अगेंस्ट जब वो टेबल को फेंक देती है तो वो पहले हंसता है कि ये फार्मूला तो मेरे जहन में है। तो इसमें क्या होता है कि एट दिस टाइम द प्रोटैगनिस्ट बिगिंस टू राइज इन पावर। ठीक है, बिगिंस टू राइज इन पावर, कि वो कहता है कि भाई फार्मूला तो मेरे जहन में है, अपनी बहन को जब वो कहता है प्रोफेसर कॉरे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटागनिस्ट बिकम्स द एसेंस ऑफ द प्ले, यानी कि अब जो मिस्टर कॉरे, प्रोफेसर कॉरे और जो मिसेस मेल्टन है उनके दरमियान जो लड़ाई है वो अब अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। और अब इसमें क्या होता है? फॉलिंग एक्शन के तौर पर मिसेस मेल्टन अटैक्स प्रोफेसर कॉरे एंड पिन्स नाइफ इन हिज बॉडी, वो क्या करती है? वो उसके ऊपर हमला करती है और उसको चाकू मार देती है। तो ये बेसिकली क्या है? ये इसका प्ले का फॉलिंग एक्शन है। यानी आपसे इसी तरह से जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ यही आपसे पेपर में पूछी जाएंगी कि फॉलिंग एक्शन क्या होता है, आपने किसी रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर से बताएं। तो आपका रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो मिसाल के तौर पर अगर प्रोग्रेस प्ले आपने पढ़ा हुआ है तो उसी में से आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी के साथ आप आसान अल्फाज में आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ फाइनल सस्पेंस, ये बेसिकली एंडिंग के ही सारे सीन्स हैं, एंडिंग की ही टर्मिनोलॉजीज हैं। यूजुअली फाउंड इन द फिफ्थ एक्ट ऑफ द प्ले, द मोमेंट ऑफ फाइनल सस्पेंस हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लॉट। अब इसका फंक्शन क्या होता है? क्लोज टू द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, कि जो मोमेंट ऑफ फाइनल मोमेंट ऑफ सस्पेंस है, ये क्या होता है? ये प्ले के बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में होता है। इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट टू द प्रोटैगनिस्ट दैट इट इज़ द ऑडियंस। ठीक है, अच्छा, इट इज़ द मोमेंट व्हेन थिंग्स बिगिन टू लुक एज इफ दे विल गो द वे ऑफ द प्रोटैगनिस्ट अगेन, यानी ऐसे लगता है कि जो फाइनल मोमेंट ऑफ सस्पेंस है कि शायद जो हीरो है वो दोबारा से जो है ना वो अपनी ताकत में वापस आ जाएगा। ही और शी मोमेंटरली बिलीव्स दैट ट्रेजेडी विल बी अवर्टेड, कि एक लम्हे के लिए उसको लगता है कि शायद क्या है, ट्रेजेडी जो है वो ट्रेजेडी ख़त्म हो सकती है या ये इसका पांसा पलटा जा सकता है। अगर मैं आपको इस प्रोफेसर जो आपका प्रोग्रेस प्ले है उसमें से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब प्रोफेसर कॉरे जो है उसको वो छुरी मारती है उसकी बहन, तो एक लम्हे के लिए वो उठता है,
और उसको लगता है कि शायद वो बच जाएगा। तो ये जो कि शायद वो बच जाए, ये जो मोमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फाइनल सस्पेंस। उसके बाद फिर आती है कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी जो है ना, आप कह लें कि जो लास्ट सीन होता है, लास्ट सीन ऑफ द प्ले, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रफी। दिस इज द कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इसमें हीरो मुकम्मल तबाह हो चुका होता है, आइदर थ्रू डेथ, या तो वो मर जाता है, और सम डेवास्टेटिंग सर्कमस्टांसेस, या उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है जिससे उसकी जो हीरोइज्म है वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ द प्रोटैगनिस्ट इज़ विलन, अगर कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि कहानी का जो मेन किरदार है वो अगर एक बुरा किरदार है, जिस तरह से आपके प्रोग्रेस प्ले के अंदर प्रोफेसर कौरे है, देन द कैटास्ट्रफी विल बी सीन बाय द ऑडियंस एज गुड थिंग। तो फिर क्या होता है, फिर जो उसका जो डाउनफॉल है या उसके साथ जो बुरा होता है उसको ऑडियंस एक अच्छी चीज़ समझती है। एंड इफ़ नॉट, अगर वो एक अच्छा किरदार ना हो कहानी के अंदर, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा हो, तो फिर ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस उसके हवाले से ऑडियंस के दिल में उसके लिए रहम पैदा होता है। ठीक है। अब प्रोफेसर कौरे इज डेड। अगर मैं इसको आपको कैटास्ट्रफी की एग्जांपल दूं, प्रोफेसर कौरे मर चुका है। मिसेस मेल्टन जो है, शी क्राइज हिस्टेरिकली, वो पागलों की तरह रोने लग जाती है। वाई? बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हिज हस्बैंड एंड सन, क्योंकि उसका शौहर भी मर चुका है, उसका बेटा भी मर चुका है, एंड नाउ द ओनली ब्रदर, और अब उसका एक भाई, सिर्फ एक इकलौता भाई जिससे वो बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन अब उसको मजबूरन उसको मारना पड़ा। तो ये क्या है, दैट इज़ कैटास्ट्रॉफिक। ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल है। अब इसमें यहाँ पर एंड पर हम प्रोफेसर कौरे के लिए हम कहते हैं ठीक है, उसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हमें मिसेस मेल्टन के ऊपर अफसोस भी होता है कि देखें वो पहले ही बेचारी दुख में थी, अब उसको मजबूरन अपने भाई को भी क्या करना पड़ा, मारना पड़ा। अच्छा, इसमें प्ले के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट एक टेक्निकल टर्म है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली अ स्ट्रगल और क्लैश बिटवीन अपोजिंग कैरेक्टर्स और फोर्सेस। ठीक है, यानी कि जो कहानी के अंदर जो किरदार एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, उनके दरमियान जो मुखालफत होती है ना, उस मुखालफत को हम ड्रामा की टर्मिनोलॉजी में हम उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का हो सकता है? बिटवीन कैरेक्टर हु वांट डिफरेंट थिंग्स और द सेम थिंग। यानी ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें से एक चीज़ चाहता है, दूसरा उसके उल्ट चाहता है। या ये भी हो सकता है कि कहानी के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। जिस तरह आमतौर पर रोमांटिक मूवीज़ में होता है कि एक लड़की होती है और दो लड़के उस जो है ना वो उससे शादी करना चाहते होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, एक चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, दूसरा चाहता है मेरी हो जाए। तो वो भी क्या है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ है उसको दोनों चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ एक बंदा चाहता है और दूसरा उसको नहीं चाहता। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोफेसर कौरे वर्सेस मिसेस मेल्टन अबाउट द आइडिया ऑफ वॉर। यानी कि प्रोफेसर कौरे चाहता है कि वॉर होनी चाहिए और मिसेस मेल्टन कहती है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। तो अब ये एग्जांपल है बिटवीन कैरेक्टर्स हु वांट डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, फिर उसके बाद बिटवीन अ कैरेक्टर एंड हिज और हर ऑन सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक किरदार है और उसके अपने जो हालात हैं उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे प्रोफेसर कौरे एंड वर्ल्ड वार, यानी कि प्रोफेसर कौरे और वर्ल्ड वार, यानी कि जंग हुई है। तो जंग क्या है, जंग ने प्रोफेसर कौरे को एक इस तरह का बंदा बना दिया कि वो चाहता है कि बस अब जंग जो अगली जंग होनी चाहिए ना, वो सही हैवी किस्म की जंग होनी चाहिए। तो अब ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसी तरीके से जो मिसेस मेल्टन है उसका और जो आइडिया ऑफ वार है वो जंग को पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका बेटा और उसका हस्बैंड उसमें मर चुके हैं। तो इसलिए अब मिसेस मेल्टन और उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है उसमें उसके अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद विद इन अ कैरेक्टर हु इज़ टॉर्न बाय कंपीटिंग डिज़ायर्स। तो एक इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि एक कैरेक्टर है और वो जो कुछ चाहता है वो उसको नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे प्रोफेसर कौरे जो था वो चाहता था कि भाई उसको जो है ना वो सताइश मिले, उसको फेम मिले, तो इसलिए वो क्या है, वो इंसानियत के दायरे से भी निकल रहा है। दूसरी तरफ मिसेस मेल्टन है जो एक तरफ तो चाहती है कि ठीक है दुश्मन जो है वो मर जाए, क्योंकि उसके बेटे को भी तो दुश्मनों ने मारा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि जंग होती है तो उसमें बेटे मरते हैं और बेटे सबके क्या होते हैं, सांझे होते हैं। तो मतलब दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होता है। अच्छा, अब ड्रामेटिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो उसमें ड्रामा जो है उसमें सबसे पहले एक्सपोजिशन होती है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद एक्सपोजिशन के बाद क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। यानी एक्सपोजिशन में कैरेक्टर एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कॉम्प्लिकेशन में टेंशन बिल्ड्स राइजिंग एक्शन। उसके बाद क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स इज़ द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट टेंशन।
जिसमें एक्शंस डिटरमिन हाउ द कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिजॉल्व, और उसके बाद क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है, जिसमें कहानी जो है वो आपको मुकम्मल बता दी जाती है और इसमें प्ले क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के बताऊं प्रोग्रेस वन एक्ट प्ले से, तो एक्सपोजिशन इसमें क्या है, इस अगर आपको ये कहा जाता है कि भाई कहानी का स्ट्रक्चर बताएं विद रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर, तो एक्सपोजिशन क्या है, जैसे प्रोफेसर कौरे, हिज नेचर, ठीक है, हिज सिस्टर, द सीन एंड द ओकेजन, ये सारी चीज़ें क्या है इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये क्या है, एक्सपोजिशन है। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है, मिस्टर कौरे जो है ही टॉक्स अबाउट बॉम्ब बट हिज सिस्टर हिज सिस्टर डज नॉट वांट हिम टॉकिंग अबाउट इट, कि वो बम के हवाले से बात करना चाहता है लेकिन उसकी बहन नहीं करने दे रही, तो ये क्या है, ये बेसिकली राइजिंग एक्शंस हैं, आप इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स कब आता है, जब हर सिस्टर इंसिस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फार्मूला विच ही रिफ्यूजेज, जब उसकी बहन कहती है कि तुम ये बम का फार्मूला डिस्ट्रॉय कर दो, और जब वो कहता है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, तो ये क्या है, दिस इज़ द क्लाइमैक्स पॉइंट। फिर उसके बाद फॉलोइंग एक्शंस हैं, फॉलोइंग एक्शंस के बाद फिर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है, कहानी एंड कैसे होती है कि मिसेस मेल्टन जो है वो प्रोफेसर कौरे को मार देती है और उससे कहानी क्या हो जाती है, आपकी एंड हो जाती है। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस की, प्ले की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। व्हेन यू रीड अ प्ले रिमेंबर दैट इट इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड फॉर एन ऑडियंस। स्टेज डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, तो जो प्ले राइट है वो क्या करता है, वो सेटिंग को डिस्क्राइब करता है, कैरेक्टर्स के जो एक्शंस और मैनर्स होते हैं उनको वो डिस्क्राइब करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप इस तरह से पढ़ते हैं कि कौरे इज सिटिंग इन हिज लैब, और कौरे जो है वो गुस्से में कहता है एंग्रीली व्हाट डू यू वांट। लेकिन यही चीज़ जब प्ले के ऊपर परफॉर्म की जाती है, तो जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं दे ब्रिंग द प्ले राइट्स विजन टू लाइफ ऑन द स्टेज, यानी जिस तरह से लिखा होता है उसको वो फिर एक्ट करते हैं। द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू द प्ले एंड शेयर्स द एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जो ऑडियंस है वो उस प्ले को देखती है और फिर वो बताती है कि प्ले उनको कैसा लगा। कैरेक्टर्स जो होते हैं कहानी के अंदर, उनकी जो स्पीचेस होती हैं उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। स्पीच जो है वो एक डायलॉग की फॉर्म में हो सकती है। डायलॉग क्या है, बेसिकली डायलॉग इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। जैसे हम प्रोग्रेस प्ले में मिस्टर कौरे और मिसेस मेल्टन के दरमियान जो बातचीत है वो डायलॉग्स हैं। मोनोलॉग क्या होता है, मोनो का मतलब अकेला, यानी कि अ लॉन्ग स्पीच गिवन बाय वन कैरेक्टर टू अदर्स। जब एक आदमी जो है वो ज़्यादा सारे लोगों से जब वो एक लंबी तकरीर कर रहा होता है तो उसको हम, और बाकी सामने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। सोलिलोकी क्या है, सोलिलोकी इज़ बेसिकली स्पीच बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ और टू द ऑडियंस, कि जब कोई किरदार अकेला बोल रहा होता है, किसी से स्पीच नहीं कर रहा होता, बस वो अकेला अपनी ही बात कर रहा होता है, खुद कलामी इसको हम बोलते हैं, तो उसको हम सोलिलोकी बोलते हैं। फिर उसके बाद असाइड्स। असाइड्स क्या हैं, रिमार्क्स मेड टू द ऑडियंस और टू द कैरेक्टर, द अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज डू नॉट हियर एन असाइड, यानी कि जिस तरह आप जब प्ले पढ़ रहे हैं, तो प्ले में जब आपका प्रोग्रेस प्ले स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट में प्रोफेसर कौरे जब बम का फार्मूला बनाता है तो वो कहता है यस, शाउटिंग कर रहा होता है। तो अब वो यस आपको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो कहानी के किरदार हैं प्ले के अंदर, उनमें से किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा, उनको नहीं पता चल रहा। तो इस तरह की जो लाइन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम असाइड्स बोलते हैं। ऑडियंस का क्या काम होता है, ऑडियंस बेसिकली हैज़ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि दे हैव टू एक्सपीरियंस द परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद दे हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कैरेक्टर्स, कि वो प्ले जो है उसको इन्जॉय करते हैं, कहानी को समझते हैं और फिर उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं प्ले में से जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनका किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यू हैव टू पिक अ प्ले, यानी ये लेक्चर आपने देख लिया तो इसके बाद आपको टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनका आपको पता चल गया होगा कि अच्छा प्ले में ये चीज़ें होती हैं और हमने इन चीज़ों को देखना होता है। तो अब आपने ये करना है कि यू हैव टू पिक अ प्ले, आपने कोई एक प्ले सेलेक्ट करना है। आप प्रोग्रेस प्ले भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके हवाले से हमने बात की है, या आप कोई भी शेक्सपियर का दूसरा प्ले जो आपने पढ़ा हुआ हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है या कोई भी और दूसरा आपने किंग लियर पढ़ा है या कोई भी दूसरा प्ले पढ़ा है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने उसके बाद उसकी कहानी को पढ़ना है। फिर उसके बाद यू हैव टू मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया, यानी कि आप जब कहानी पढ़ेंगे जो भी प्ले आप सेलेक्ट करते हैं उसमें से आप देखेंगे कि अच्छा ये वाला हिस्सा इसका एक्सपोजिशन का है, ये वाला हिस्सा इसका राइजिंग एक्शंस का है, ये वाला हिस्सा इसका क्लाइमैक्स का है, ये इसका फॉलिंग एक्शंस का है और ये वाला हिस्सा जो है ये इसका क्या है, ये इसके रेजोल्यूशन का है। तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी यानी कि उसका प्लॉट आप बताते हैं, यस कंपोनेंट्स मतलब प्लॉट उसका क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, जो 6 कंपोनेंट्स हमने देखे। फिर स्ट्रक्चर से मुराद ये चीज़ें हैं कि एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शंस एंड रेजोल्यूशन। और जो कहानी का फ्लो है, यानी इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर डेवलप हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर क्या बनाते हैं आप प्ले बना देते हैं।
तो उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे जैसे पूछा जाता है कि भाई एक्सपोजिशन बताएं, तो सबसे पहले आप जब अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे कि एक्सपोजिशन क्या होती है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इन प्ले प्रोग्रेस, या फॉर एग्जांपल इन शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद फिर आप जो है वो उसकी क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल्स दे देते हैं, और इस तरीके से आपका जो प्ले में से क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है। मैंने इस लेक्चर को बनाने में पे काफ़ी सारी मेहनत की है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको समझ आया है तो आप इसको दूसरों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ के लिंक्स डाले हैं, उनको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।